सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग ये जो वीडियो लेकर के आए हैं ये ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उस पुस्तक के सारे MCQ चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक करने वाले हैं। और आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे वीडियोस के जो क्वेश्चन होंगे, इस MCQ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब इम्पोर्टेंट होंगे, ये एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए और एक एक क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो हो सकता है कि आप परीक्षा में पछताएंगे कि मैंने यह वीडियो को क्यों नहीं सीरियसली लिया। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपको याद रखना है टेलर जो है वो नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको याद रखना है इन्हीं का पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। सेम क्वेश्चन है, बस जो है यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है दूसरे वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ टेलर कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आपको याद रखना है मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक घटक भी होता है और मानवीय घटक भी होता है। तो आपको याद रखना है A और B दोनों यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कास मास जो है हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है समुद्र विज्ञान जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फैब्रे संबंधित है। तो फैब्रे जो है आपको याद रखना है संभववाद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है। तो आपको याद रखना है रैटजल जो है वो मानव भूगोल के संस्थापक माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो आपको मात्रात्मक जो क्रांति है वो याद रखना है मानव भूगोल से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल से भी संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा A और B दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। तो आपको याद रखना है कि 1999 में मानव की जनसंख्या थी वो 6 अरब पहुंच गई थी। नेक्स्ट है कि मसाई क्या है। तो मसाई एक जनजाति है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या मतलब जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम होता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या वाली कम वाली आबादी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ये नहीं है, क्योंकि विरल जनसंख्या क्षेत्र वो क्षेत्र को माना गया है जहां पर आबादी बहुत कम होती है, लोगों की जनसंख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। तो आपको यही याद रखना, सेम ऑप्शन दक्षिण पूर्वी एशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। और विरल जनसंख्या नहीं है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका इन दोनों में बस बात को घुमा कर कहा गया है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया गया है, सर्वाधिक दर है वहां पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल हमने अभी बताया कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र किसको कहेंगे, जहां पर आबादी बहुत ही कम होगी। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो वो जो क्षेत्र है वो काफी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है। तो हमने अभी इसके बारे में बात किया कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जो है जनसंख्या क्षेत्र काफी ज्यादा है, जनसंख्या आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है वहां पर, इसलिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विश्व की किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है, अभी तो देखिए डाटा के अनुसार चाइना ही आपको शो करेगा, लेकिन अब भारत आ चुका है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि भारत जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो आप चाइना को अब फॉलो मत कीजिए, ये चाइना वाला फॉलो मत कीजिए, आप जो है भारत को फॉलो कीजिए। अभी भी पुरानी पुस्तकें आपके पास होगी, कोई भी आपके पास गाइड गेस्ट पेपर होगा तो उसमें
चाइना के बारे में ही बात की जा रही है कि चाइना ही अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अब जो है वो भारत आ चुका है, तो इसलिए भारत ही अब इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कालाहारी मरुस्थल मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन बुशमैन नामक जनजाति जो है वो निवास करती है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 60% जो आबादी है, विश्व की जनसंख्या का 60% भाग जो है वो एशिया में निवास करती है, तो आपको याद रखना है 60%। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अभी हमने बात किया एशिया, कभी भी महाद्वीप का बात करेगा तो एशिया आप मारेंगे। एशिया में जैसे चाइना भी एशिया में आता है, भारत भी एशिया में आता है, इसलिए सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? वो हमारा एशिया है। महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या का कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन सी जो आयु है वो सबसे ज्यादा कार्य जनसंख्या है, जैसे बहुत ज्यादा कार्य मतलब कार्य करने की, जो मानव में की कौन सी आबादी है, मानव का कौन सा उम्र वाला आबादी है जो सबसे ज्यादा काम करता है? तो आपको याद रखना 15 से 59 आयु वर्ग के लोग जो होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या माना गया है। ठीक है ना, 15 से पहले वाला कार्यशील नहीं माना गया है और 60 या उससे अधिक वाले को भी कार्यशील नहीं माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 यानी 0 लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग है लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम है? सबसे कम लिंगानुपात जो है वो किस राज्य में अभी पाया गया है? तो अभी देखिए पंजाब जो है इसका सही जवाब होगा, जहां पर 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है सबसे न्यूनतम पाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो पुरुष और महिला जनसंख्या से है। पुरुष और महिला की जनसंख्या को पिरामिड से आयु लिंग पिरामिड से दिखाया जाता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा लैटविया का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है? आर्थिक विकास का सूचक कौन सा होता है? तो उत्पादन है। देखिए आय, रोजगार, साक्षरता नहीं, उत्पादन जो होता है वो आर्थिक विकास का सूचक होता है। कौन सा देश कितना ज्यादा उत्पादन कर रहा है? जहां बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उत्पादन की क्षमता जिस देश की ज्यादा होगी, उस वही जो होगा उसका आर्थिक विकास का सूचक होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम ऑप्शन को लेकर के चलेंगे, तो इसमें हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि केवल एक सही है, ठीक है ना, केवल एक सही है, या 3 और 4 सही है, केवल 3 सही है, या 1, 2 और 4 सही है। तो देखिए अब बात किया जाए कि आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर आपको देने हैं, तो आपको कौन सा क्वेश्चन है मतलब ये ऑप्शन चुनना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से समझ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का सूचक है? आर्थिक विकास का सूचक जो है वो किसे माना गया है? तो आपको याद रखना है कि देखिए जहां पर आय बहुत ज्यादा होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जहां पर आय बहुत ज्यादा होगा, लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होगी, लोग बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे, तो वही तो आर्थिक विकास वाला देश होगा। रोजगार देखिए बहुत ज्यादा हो, जहां पर जब लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, तभी तो आय बढ़ेगा, मतलब पैसे आएंगे, तो ये भी चलेगा। और उत्पादन, साक्षरता का देखिए आर्थिक विकास से कोई, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आबादी वाला देश है तो वो जरूरी नहीं कि वो आर्थिक विकास कर लेगा, नहीं, यहाँ पर साक्षरता का कोई नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। पहला, दूसरा और चौथा तीनों जो है ये सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? यानी मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन जो होता है जो इंडेक्स माना गया है, डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो नॉर्वे का माना गया है। ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण जो था वो यही डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है? तो आपको याद रखना है गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन जब आता है तो यही आपको विकास का सर्वोत्तम संकेतक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखिए एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित देशों में से किस में
प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, तो हमें याद रखना भूटान। भूटान में जितने ज़्यादा लोग प्रसन्न होते हैं उसी को प्रगति का माप माना गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, तो हमें याद रखना है कॉफी। कॉफी जो है रेशेदार फसल नहीं है। बाकी जूट, कपास, मेस्टा ये सब के सब फाइबर क्रॉप्स है, यानी रेशेदार फसल है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा उत्पादन है, कौन सा उत्पाद है जो कृषि पर निर्भर नहीं है? देखो चीनी किससे आती है? गन्ने से आती है। तो गन्ना कहाँ से आता है? हमारा खेतों में आता है, यानी खेती पर आधारित है वो। कॉफी भी खेतों से आता है, खेती पर आधारित है। चाय भी खेतों से आता है, खेतों में रोपा जाता है, इसलिए ये भी कृषि पर आधारित है। नमक जो है वो समुद्र के जल से बनाया जाता है, इसलिए नमक जो है कृषि पर आधारित उत्पाद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल मतलब जिसको हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गन्ना, कॉफी और चुकंदर, ये तीनों जो होता है, देखिए गन्ना तो चीनी बनाने का काम आता है, इसको हम लोग खाद्य फसल में नहीं लेते हैं। ये हमारा भोजन नहीं, इससे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती है। मक्का को खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है, ये आपकी भूख भी शांत कर सकती है, तो इसलिए खाद्य फसल में हम इसको मक्का को लेकर के चलेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया जो होता है वो क्या होता है? खेती होता है। जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अक्सर ज़्यादातर खेती करते हैं। और खेती कौन सी श्रेणी में आता है? प्राथमिक में आता है, तो इसलिए प्राथमिक इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो आदिम निर्वाह कृषि है, पुराने जमाने का आदिम निर्वाह, नाम से क्लियर, आदिम निर्वाह कृषि, तो इस कृषि को हम लोग कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि को हम क्या कहते हैं? जो फूल हम लोग लगाते हैं तो फूलों की कृषि को हम क्या कहते हैं? तो पुष्पोत्पादन, पुष्पोत्पादन। ठीक है ना, ये इसका सही जवाब होगा। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ आपको ये को याद रखना है कि रोपण कृषि, रबड़ क्या है? रोपण कृषि की उपज है। नेक्स्ट है हमारा कहा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खेती। अभी हमने ऊपर बताया कि खेती जो होता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, चलिए हमारे पास अगला जो हमारे पास प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? कौन है जो एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि का मतलब होता है कि खेती कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार में एक ही फसल उगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मिश्रित कृषि, मिश्रित का नाम ही मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जो फसल है उसको हम एक साथ एक ही पैटर्न में एक ही खेत में लगा रहे हैं, इसलिए इसका मिश्रित कृषि जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ठीक है ना, मतलब ये कौन सा उद्योग है, कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग। ऐसे में आपको याद रखना है आधारभूत उद्योग ही ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। नेक्स्ट हमारे पास कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो ये हमारा अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में क्या होता है कि अनाज का उत्पादन कृषि के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? ठीक है, यानी हमारे पास जो यूरोप वासी जो थे, यूरोप वासी जैसे हमारे पुर्तगाली हो गए, फ्रांस हो गए, डच हो गए, ठीक है, अंग्रेज हो गए, ये यूरोप वासी थे। और ये जब हमारे उपनिवेशों में, मतलब उपनिवेशों में, जैसे भारत जो था वो ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था, उसका गुलाम था। तो यहाँ पर वे किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर जब वो लोगों ने आए थे तो रोपण कृषि का उन लोगों ने क्या किया था? विकास किया था। नेक्स्ट है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि जो है वो याद रखना है भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है इसका फेजेंडा इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद है,
ठीक है। तो देखो रबड़ पूरे फसल में मतलब पूरे खेतों में रबड़ ही आपको दिखाई देगा, तभी जाकर रबड़। केला का अगर फसल होगा तो पूरे बगीचे में देखोगे, जो जो बगीचा होता है, जो गार्डन होता है, उसमें केवल केला का ही फसल लगाया हुआ है। ठीक है। चाय भी आपने देखा होगा कि दूर दूर तक चाय का ही पौधा लगा रहता है, तब जाकर के लोग जो होते हैं उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं। ठीक है। और उनसे हमें चाय प्राप्ति होती है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब के सब जो है एकल कृषि का उत्पाद है। मतलब एक ऐसा कृषि, एक ऐसा खेती जिसमें केवल एक ही फसल बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, उसको एकल कृषि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर इनमें से सभी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? ठीक है। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो आपको याद रखना है गुलाबी। गुलाबी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? अभी हमने कहा कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वो खेती से संबंधित है। तो कृषि, वानिकी और आखेट तीनों खेती से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है ना, रोपण फसल नहीं है तो हम इसको कहेंगे गेहूं। गेहूं जो है हमारा रोपण फसल नहीं है। तो आपके मन में एक बार बार सवाल आ रहा होगा कि रोपण फसल किसे कहते हैं? तो रोपण फसल याद रखना है कि रोपण फसल एक एक कृषि फसल होती है। एक कृषि फसल कहने का मतलब है कि हमने अभी ऊपर समझाया, इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हो कि एकल कृषि मतलब एक ही प्रकार की फसल पर जब लोग विशेष ध्यान देते हैं, बड़े पैमाने पर खेतों में दूर दूर तक इसको लगाते हैं, तो ऐसे फसल को हम रोपण फसल कहते हैं। तो आप देखोगे कॉफी, गन्ना और रबड़ एक ही प्रकार की फसल है, जिसपे किसान जो है वो इसी एक ही फसल पे ज़्यादा ध्यान देगा, बड़े पैमाने पर लगाएगा इसको अपने खेतों में। ठीक है ना। गेहूं है इसलिए ये रोपण फसल में नहीं आता, ये खाद्य फसल में आता है। ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण भी याद रखना है कि वो प्राथमिक से ही संबंधित है। खेती हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, वो सब के सब जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा होगा कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है, क्योंकि बिस्कुट खाने की चीज है, वो बनेगी और लोग उसको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। ठीक है ना। इसलिए बिस्कुट जो उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। ठीक है ना। क्योंकि लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसको स्टोर नहीं करते, कंज्यूम करते हैं। बिस्कुट खाने के लिए बनाई जाती है। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवासों, ग्रामीण शब्द जो आ जाएगा आपसे तो वहां पर खेती आएगा, और खेती जो आता है वो प्राथमिक में आता है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो प्राथमिक में आएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है कि हाथ करघा उद्योग क्या है? हाथ करघा मतलब हाथ से जो लोग बुनाई करते हैं वो किस श्रेणी में आता है? तो वो कुटीर उद्योग में आता है। कुटीर उद्योग जिसमें 20 या उससे कम लोग काम करते हैं, एक ऐसा उद्योग जिसको 20 या उससे कम लोग काम करते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। तो ये कुटीर उद्योग में आएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्राथमिक है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के कहा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, यानी ये कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी जो सिर्फ डायरेक्टली खेती से संबंधित है। ठीक है। तो खेती से संबंधित है या प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा मछली पकड़ना। मछली जो पकड़ना है वो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखो लोह प्रगलन, लोहा गलाना, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। वस्त्र का निर्माण ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि ये सब उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। टोकरी बनाना भी हमारा द्वितीय क्रियाकलाप है, इसलिए यहाँ पर मछली जो पकड़ना होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला, अभी देखिए सेम जस्ट क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोकरी बनाना किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है? तो हमने अभी बताया कि टोकरी बनाना जो होगा वो द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध किससे है? लाल कॉलर का संबंध जो है आपको याद रखना, ये प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। ठीक है।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो आपको याद रखना है पर्यटन। अगला हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप में आपको याद आता है कि विश्वविद्यालयी अध्यापन जो होता है वो चतुर्थ क्रियाकलाप में है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। हमने अभी ऊपर में बताया कि विश्वविद्यालय का शिक्षक बनना आपके चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो व्यापार होता है। ठीक है, तो इसका पहला जो देखिए पहला प्राथमिक होता है जिसमें खेती या खेती से जुड़ा हुआ बाकी अन्य काम है, जो खनन हो चुका है, या फिर आप जो है इसमें कह सकते हैं कि मतलब मछली पालन, ठीक है ना, फूलों का खेती करना, तो ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आता है। द्वितीय में क्या होता है कि उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, और तृतीय में होता है नौकरी, ठीक है, या कोई अन्य काम हो गया वो होता है। ठीक है, ठीक है, व्यापार करना, ये तृतीय क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप में है जैसे आप विश्वविद्यालय के शिक्षक बन गए, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऐसे और भी क्रियाकलाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को हमने अभी बताया चतुर्थ क्रियाकलाप होता है। क्योंकि उच्च परिमाण जो होता है वो, जैसे आप विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आप विश्वविद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पर उच्च परिमाण हो गया और स्तर भी इसका ऊंचा है। तो ऐसे अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को हम क्या कहेंगे, चतुर्थ क्रियाकलाप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास अगला जो प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। पेशेवर, जैसे को नाई जो है वो पेशेवर नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि नाई का बेटा आगे जाकर नाई ही बने, वो कुछ और भी बन सकता है। धोबी का बेटा जरूरी नहीं कि आज जो धोबी है उसका बेटा भी आगे जाकर के कपड़े ही धोएगा। तो वकील जो है वो पेशेवर है। पेशेवर का होने का मतलब कि एक ऐसा शिक्षा जिसमें लोग जो है अपने पढ़ लिख करके किसी नौकरी से संबंधित हो गए, उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सेवाओं को हम बोलते हैं पेशेवर शिक्षा। मतलब एक ऐसी पढ़ाई जिसको मतलब किसी पेशा से वो जोड़ देती है, पैसे कमाने के लिए वो हमने उस पढ़ाई को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सेवाएं होती हैं उसको पेशेवर सेवाएं कहते हैं। तो वकील जो होगा वो पेशेवर सेवा है, नाई और धोबी नहीं। नाई और धोबी जो होगा वो पेशेवर सेवा के अंतर्गत नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि इसको सीखा गया है। ठीक है ना, ये होता है कि लोगों के अंदर कभी किसी के साथ काम करते करते भी लोग सीख जाते हैं, इसकी कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती इसके लिए। ठीक है, तो वकील जो होगा वो पेशेवर सेवाओं से संबंधित माना जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। तृतीय क्रियाओं से संबंधित देखो, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सब सर्विसेज है। क्या है ये सब सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज से जुड़ी हुई है। और सर्विसेज जो होता है यानी जो सेवाएं, जितनी भी सेवाएं होगी वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होगा। तो यहाँ पर परिवहन भी एक प्रकार का सेवा है, संचार भी एक प्रकार का सेवा है, और सेवाएं तो सारे सर्विसेज उसमें आ गए। इसलिए इनमें से सभी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को। पनामा जो नहर है वो पनामा नगर को किससे जोड़ता है, तो आपको याद रखना है कोलोन से जोड़ता है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या होता है, कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन सा है। तो आपको याद रखना है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, यानी डी नंबर जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। तो 1923 में पहला बार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास एक वृहत ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? तो वृहत ट्रंक मार्ग जो है वो उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो आपको याद रखना मेम्फिस जो है वो आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, क्या ये प्रवाहित करता है? तो पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है, कहाँ पर रेल मार्ग का जाल जो है सबसे ज्यादा है विश्व में? तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो इतनी मेहनत से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह किया है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, और उन सारे चैप्टर्स को, ठीक है ना, मैंने एक वीडियो में पूरे एक, जैसे ज्योग्राफी का आपको सबको पता है कि आप सबने अगर क्लास अच्छे से किया होगा तो ज्योग्राफी 2 पुस्तकों में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी भाग 1 और भाग 2 में है। ये भाग 1 का मैंने सारे, जिसमें 10 जो है चैप्टर हैं, उन सब के एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पूछने की संभावना है, मैंने उन सबको एक जगह किया है। एक जगह मतलब बहुत ही मेहनत के साथ इसको करने में मतलब कि लगाया गया है। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, आपको इस क्वेश्चन जो इसमें मैंने क्वेश्चन जो उठाया है, मैंने जितने भी कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, अगर आपने पहली बार आप चैनल पे आए हुए हैं और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि परीक्षा से जुड़े हुए या पढ़ाई से जुड़े हुए जितने भी वीडियोज हैं आपको मिलती रहेगी। आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन सबको भी लाभ हो सके। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब पढ़ाई का अभाव है, उनके पास वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं और वो नहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, परीक्षा में उनको डर है कि वो किस तरह से पास करेंगे। तो आप जो है इन जितने भी चैनल पे हमारे वीडियो हैं सब प्लेलिस्ट में है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, याद कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है ताकि आपको जो है सफलता मिले ही मिले। ठीक है ना, तो ये सारे वीडियोज को आप बार बार देखिए, याद कीजिए, इस क्वेश्चंस को रिपीटेड बार बार देखिए। ठीक है ना, और कोशिश कीजिए कि 1-2 बार देखने के बाद, जैसे क्वेश्चंस को मेरे पढ़ने के बाद आप खुद मन में दोहराएं कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, जिससे आपको बार बार जैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुनते सुनते आप याद कर जाओगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता साधन है? तो आपको याद रखेंगे जल परिवहन जो होता है वो लंबी दूरी तक भारी भारी सामान ढोता है। कार्गो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसको कार्गो शिप्स कहा जाता है, और उन कार्गो शिप्स में एक देश से दूसरे देश तक भारी भारी वस्तुओं को, ठीक है ना, आयात या निर्यात किया जाता है। और ये जो होता है थोड़ा सा समय इसमें लग जाता है, लेकिन ये सबसे सस्ता साधन माना गया है, इसलिए जल परिवहन जो होगा इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला जो प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो आपको याद रखना है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर याद रखना है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम किसका है? तो ये पनामा नहर का है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, कहाँ जोड़ता है? तो ये आपको याद रखना है कि डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो आपको याद रखना विस्तृत पतन जो है वो विश्व की प्रमुख समुद्री पतनों में से एक है। नेक्स्ट हमारे पास कि किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है? तो कोच्चि जो है, कोच्चि जो हमारे पास पतन है उसको स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। नागासाकी उदाहरण है, किस चीज का नागासाकी उदाहरण है? तो नागासाकी में मत्स्य पालन बहुत जाता है, मत्स्यन पतन का ये उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि नागासाकी जो है वो मत्स्यन पतन का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो ये याद रखना है कि चैनल जो टनल है उससे पेरिस और लंदन शहर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि किस देश में सेंट जॉन ने वैंकूवर के बीच महामार्ग है। मैंने किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि कनाडा में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माराकाइबो पतन संबंधित है। माराकाइबो पतन जो है वो वेनेजुएला से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। जो सर्वप्रथम 1825 में चली थी। और भारत में सर्वप्रथम कब चली थी। तो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो संघनतम रेल तंत्र जो है वो यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी मीटर है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो याद रखना है कि मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है वो करीबन आपसे 1 मीटर के बराबर है। कितनी होती है, 1 मीटर। ऑप्शन में देखिए 1.5 है, 1.6, 1.7 है, लेकिन होता कितना है, 1 मीटर। इसलिए इनमें से कोई नहीं जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आबादान उदाहरण है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि आबादान उदाहरण है, किस चीज का ये उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि ये तेल पतन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिग इंच संबंधित है, किससे संबंधित है बिग इंच। तो आपको याद रखना है पाइपलाइन से संबंधित है। हमारा अगला जो परिसंचरण की धमनियां किससे संबंधित है बताइए। तो इनमें से सभी जो होगा वो सब का सब जो होगा इसमें सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर परिसंचरण की धमनियां जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये रेल मार्ग, जलमार्ग और सड़क मार्ग सभी से संबंधित है। तो इसलिए इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। बाह्य स्रोतीकरण जो है वो किससे संबंधित है, किसमें सहायक है। ये दक्षता को सुधारने में भी सहायक है, कीमतों को घटाने में भी मतलब सहायक है, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में भी सहायक है। इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2010-2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2010 और 11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी जो था वो चीन के साथ था। इसलिए चीन जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि दो देशों के मध्य व्यापार को हम क्या कहते हैं। दो देशों के बीच जो व्यापार होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो याद रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो होता है उसमें व्यक्तिगत होता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। ठीक है, तो वेनेजुएला जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। ठीक है, जिसका सही जवाब होगा यूरोप। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि ओपेक जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है वियना। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो कैनबेरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला जो प्रश्न है कि कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गैरिसन नगर का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है छावनी से। अगला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। ठीक है, हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। काठमांडू यानी कि नेपाल। ठीक है, नेपाल से संबंधित है ये। तो आपको याद रखना दक्षेस की जो मुख्यालय है वो काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया है कि ओपेक संबंधित है। अभी हमने ओपेक का फुल फॉर्म पढ़ा। ओपेक का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये पेट्रोलियम से जब संबंधित है तो बताइए इसका क्या होगा,
इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम निर्यात से। नेक्स्ट है कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो आपको याद रखना है ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है, तो रूस में बताइए क्या अवस्थित हो सकता है, तो आपको याद रखना है तुला। तुला जो होगा वो रूस उसमें अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशियन अवस्थित है, एशियन कहाँ अवस्थित है, तो ये जर्मनी में है, ठीक है ना, जर्मनी में अवस्थित है। पंपास कहाँ है, हमारा अगला प्रश्न है कि पंपास कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान होता है, उसी को पंपास कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमसे पूछा गया है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, तो पल्ली जो होता है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, तो इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है, तो आपको याद रखना है हमेशा रेखीय, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो जेरूशलम जो है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो जेरूशलम को सांस्कृतिक नगर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो आपको याद रखना सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के बारे में आपने जो है इतिहास में पढ़ा होगा कि यहाँ की जो नगरीय बस्ती थी, प्राचीनतम जो बस्तियां थी वो काफ़ी मॉडर्न तरीके से तैयार की गई थी, तो इसलिए इसको प्राचीनतम नगरीय बस्ती हम इसको कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो आप मक्का कहेंगे। जब जैसे आपको मक्का है ऑप्शन में, तो आप मक्का कह सकते हैं कि मक्का में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जाकर के वहाँ पर क्या करते हैं, हज करते हैं, तो उनके लिए ये सांस्कृतिक नगर है। अगर जेरूशलम ऑप्शन में है तो आप जेरूशलम को चुनेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ी नुमा प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो नदी के किनारे, अभी हमने पढ़ा कि नदी के किनारे, सड़क के किनारे, नहर के किनारे जो भी बस्ती बसेगी उसको हम क्या बोले, रेखीय कहेंगे, तो ये हमारा रेखीय इसका सही जवाब होगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस रूप में आएगा, तो झील कैसा होगा, ऐसा हो सकता है कि ये गोल हो सकता है, झील जो होगा ऐसा राउंड होता है, तो इसके किनारे और बस्ती बसेगी, तो ये कैसे होगी, तो वृत्ताकार इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नए अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है, तो एम्स्टर्डम, ठीक है ना, एम्स्टर्डम जो है वो व्यावसायिक नगर है। अगला प्रश्न कि रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है, तो हमने अभी बताया कि रेखीय नगर का विकास जो होगा वो नदी के सहारे होगा, ठीक है ना। नदी जो होगा, देखिए नदी ऐसे बहती है, तो नदी के जैसे वो सीधी रेखा में से बह रही है, दोनों तट के किनारे जो शहर बसेंगे वो इधर बसेंगे, किनारे किनारे बसेंगे, तो ऐसे जैसे जैसे नदी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है नगरों का विकास होते चला जाएगा, तो ये इसको रेखीय माना गया है। ये सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा नदी के सहारे। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, तो पर्वतों पर कैसे होगा, सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाएगी। सेंटी टाउन का संबंध किससे है, तो सेंटी टाउन का संबंध जो है वो गंदी बस्ती से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, मतलब एक मिलियन सिटी की जनसंख्या जो होती है वो 10 लाख से अधिक होती है। आप मिलियन सिटी कहो या मेट्रो सिटी कहो, आप वो भी कह सकते हो, तो ऐसे महानगरों की जनसंख्या भी आप कह सकते हो 10 लाख से अधिक होती है। बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो हमने अभी बताया ये जेरूशलम भी है, मक्का भी है और वाराणसी भी होगा, तो ऐसे इसलिए इनमें से सभी जो होगा उसका सही जवाब होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलेगी, तो हमने अभी बताया कि सड़क, नदी, इन सब के आसपास जो होगा वो रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलेगी।
नेक्स्ट है कि मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, तो मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती है वो लंदन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने सॉल्व किया। ये आपको याद रखना है कि ये आपका चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 हमने लिया है। जो हमारा जो पार्ट 1 जो बुक है हमारे पास, पार्ट 1 जो है, भाग 1 जो बुक है, उससे हम लोगों ने सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को लिया है। और इतना एमसीक्यू करने से जो पहला जो बुक है उसमें आपको एक भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इसके भाग 2 के साथ, हम जल्द आएंगे। तब तक आप इतना पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।